लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ग्राफ की बात की थी। क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ बनाना हमने सीखा था। हमने काफ़ी फंक्शंस लिए थे अलग अलग टाइप के, उन सब का हमने ग्राफ बनाया था अच्छे से और कुछ और बेसिक बातें की थी। आज हम आगे स्टार्ट करते हैं पोलिनोमियल फंक्शन से। हेडिंग लिख लेते हैं पोलिनोमियल फंक्शन। मैंने आपको बता दिया था ना कि ये जो सभी क्वाड्रेटिक होते हैं, क्यूबिक फंक्शन या बाई क्वाड्रेटिक, ये सभी होते जनरली क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं। पहले तो जैसे यहाँ पे लिखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्र, वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 1, वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 8 प्लस एक्स की पावर 7 प्लस एक्स की पावर 2, ये समथिंग ऐसे है। तो इनमें क्या फर्क है? तो सबसे पहले इसके अंदर एक टर्म है। ठीक है, एक टर्म वाले जो होते हैं, जैसे कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, या फिर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, ठीक है, या फिर y इज इक्वल टू एक्स की पावर 8। इन सब के अंदर वन टर्म है सिर्फ। यहां पे भी एक है, यहां पे भी एक, यहां पे भी एक, यहां पे। इन सब को हम क्या कहेंगे? ये सब आपके होते हैं मोनोमियल। नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पे अगर एक टर्म होती है तो मोनोमियल, दो टर्म आती हैं बाइनोमियल, तीन टर्म होती हैं ट्राइनोमियल। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 1, या फिर y की एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स। ठीक है, इन सब के अंदर क्या है कि दो टर्म्स हैं, यहाँ पर दो टर्म्स, दो टर्म, दो टर्म। तो ये सब आपके क्या आ जाते हैं? बाइनोमियल, बाइनोमियल। अब यहाँ पे आप देखें, आपके यहाँ पे तीन टर्म गिवन है, और अगर मैं लिखूं कुछ भी, आप लिख सकते हैं एक्स की पावर 6 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 1, या फिर मैं लिख दूं एक्स की पावर 100 प्लस एक्स की पावर 98 प्लस एक्स की पावर 50, मतलब कुछ भी हो सकता है। इसके अंदर टर्म्स कितनी है? नंबर ऑफ टर्म्स 3 3 3। तो ये आपका क्या बन गया? ये ट्राइनोमियल। ठीक है, तो बच्चे कई बार कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल ये क्या होता है? ये नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे होते हैं। ओके, और जो क्वाड्रेटिक होती है, क्यूबिक होता है, या बाई क्वाड्रेटिक होती है, वो होता है कि आपकी डिग्री कितनी हाईएस्ट है। जैसे यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2, तो ये क्वाड्रेटिक है। यहाँ पे है 3, तो ये कितनी है? ये है क्यूबिक। यहाँ पे है 4, तो ये है बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, पावर 8 वालों का हम कोई नाम नहीं होता है, 4 तक ही जो होती है ना, उसका ही हम नाम रखते हैं। अब जैसे यहाँ पे x की पावर 4 प्लस 1 है ये, तो ये है तो क्या? बाइनोमियल है, और ये क्या है? बाई क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है, फंक्शन क्यों? क्योंकि यहाँ पे y इज इक्वल टू लिखा है। अगर ये 0 के बराबर लिखा होता तो वो इक्वेशन होती। ये लास्ट लेक्चर के अंदर आपको बताई गई थी ये बात कि फंक्शन और इक्वेशन में क्या फर्क होता है। ठीक है, तो ये आपकी कुछ बातें हैं। आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं कि जो पोलिनोमियल फंक्शन होता है वो जनरली आपका कैसा दिखता है। तो उसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो ऐसे होती है, ए एन, एन से स्टार्ट होता है, 0 तक जाता है, ए एन एक्स की पावर एन, ए एन माइनस 1 एक्स की पावर एन माइनस 1, ए एन माइनस 2 एक्स की पावर एन माइनस 2। ओके, ऐसे करते करते ए टू एक्स की पावर 2, ए वन एक्स की पावर 1 आप लिख सकते हैं, और ए नॉट। ठीक है, तो जो पावर थी, आप n से स्टार्ट करते करते कहां तक पावर ले गए? ये है 1, और यहाँ पे x की पावर है 0। ठीक है, x की पावर 0 है ये, तो पावर n से लेके आप पावर 0 तक ले गए। तो कोई बता सकता है इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? अब आधे बच्चे कहेंगे n, लेकिन वो है गलत। आप ध्यान से देखें तो यहाँ से n से लेके 0 तक है, तो 0 1 2 3 अप टू n, तो नंबर ऑफ टर्म्स इसके अंदर n प्लस 1 है। ओके, तो n प्लस 1 टर्म्स हो जाती हैं। हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? 0 1 2 3 अप टू n। तो आपको यहाँ से पता लग जाएगा कि अगर 1 से n तक होता तो n टर्म्स होती, लेकिन 0 तक है तो वो होगी n प्लस 1। तो n प्लस 1 टर्म्स है इसके अंदर टोटल।
अब आपको एनसीईआरटी के अंदर कोई एक क्वेश्चन देखने को मिलता है कि आपको एक फंक्शन दे देते हैं और वो कहते हैं कि ये फंक्शन पोलिनोमियल फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि जो से पोलिनोमियल फंक्शन के अंदर ये जो n है ना, ये नेचुरल नंबर है। बस एक ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो n है आपका वो नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। इसके बेसिस पे ही हम डिसाइड करते हैं कोई भी आपकी जो फंक्शन गिवन होगा वो पोलिनोमियल फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको कुछ यहाँ पे फंक्शन लिखता हूँ, आप बताएं कि वो है या नहीं। तो पहला आ जाता है y इज इक्वल टू √8x³ प्लस 4x प्लस 8। सेकेंड, y इज इक्वल टू 10/17 x³ प्लस x-1। थर्ड, फोर्थ, ये मैंने 4 फंक्शंस लिख दिए हैं पोलिनोमियल फंक्शंस। आपको बताना है कि कौन सा पोलिनोमियल फंक्शन है और कौन सा नहीं है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके ट्राई करें, मैं पहला कर रहा हूं। अब पहले के अंदर मैंने क्या कहा कि बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो n होता है ना वो नेचुरल नंबर होता है। बेसिकली जो डिग्री है x की वो नेचुरल नंबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है हाईएस्ट, यहाँ पे x की पावर है 3, यहाँ पे x की पावर है 1, ठीक है। तो ये सही है, तो ये है पोलिनोमियल नेचुरल नंबर है ना, क्योंकि 3 और 1 दोनों ही। अब यहाँ पे x की पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे x की पावर है 1, तो 3 और 1 दोनों नेचुरल नंबर है, तो ये भी ठीक है। इसके बाद यहाँ पे x की पावर है 2 और यहाँ पे है पावर -1। अब जो 2 होता है वो तो नेचुरल नंबर है, क्या -1 नेचुरल नंबर होता है? नहीं होता, तो ये आपका पोलिनोमियल फंक्शन नहीं है। इसके बाद यहाँ पे x की पावर 3/4 है, अगर इसको मैं सही लिखूं तो वो क्या आएगा, x की पावर -3/4, ठीक है, प्लस x² प्लस 1। अब एक तो है -3/4 और एक है 2। अब ये पोलिनोमियल फंक्शन है या नहीं है? वो नहीं है, क्योंकि -3/4 नेचुरल नंबर नहीं होता। तो आपके पास ये, तो ये छोटी छोटी बातें हैं वो आपको पता नहीं चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि एक ये बात y इज इक्वल टू एक्स, एक्स लिखा मैंने, y इज इक्वल टू x², y इज इक्वल टू, ये जनरल फॉर्म में लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू ax, यहाँ पे आ गया ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। y इज इक्वल टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है। और यहाँ पे आ गया y इज इक्वल टू ax4 bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e। और एक और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे y इज इक्वल टू ए, ठीक है। अब इनमें से क्या नाम है इनका ये आप जान लीजिए। ये छोटी छोटी बातें हैं ना, ये आपको स्टार्टिंग में पता होनी चाहिए, ताकि जब हम बड़े क्वेश्चन करें ना अब आपको इशू ना आए। अब यहाँ पे x कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। इनका नाम होता है ये फंक्शंस का, अलग अलग फंक्शन के मैं आपको नाम बता रहा हूँ। तो आपका x है नहीं है कुछ भी, तो ये एक कांस्टेंट फंक्शन है। यहाँ पे है x की पावर हाईएस्ट 1, तो इसको कहते हैं आप लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन। यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो ये होता है क्वाड्रेटिक फंक्शन, जिस पे आपका पूरा चैप्टर सजा हुआ है, ओके। फिर यहाँ पे x की पावर क्या है 3, इसको हम कहते हैं क्यूबिक फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन। और यहाँ पे है x की हाईएस्ट पावर 4, तो इसको हम कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक फंक्शन। बाई क्वाड मतलब 2 क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो ये हो जाता है आपका फंक्शन, अलग अलग जो फंक्शन है उनके बारे में मैंने बता दिया। इसके बाद आता है एक इंपॉर्टेंट टर्म, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है?
जीरोज ऑफ पोलिनोमियल एक्स की वो वैल्यू होती है जब आप उसको फंक्शन में रखेंगे तो आपका आंसर आएगा 0। ठीक है, एक्स की वो वैल्यूज जिनको फंक्शन में रखने से आपको 0 मिलता है तो उसको हम कहते हैं जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। आप ये लिख सकते हैं, बात मैंने बोल दिया। मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूं। जैसे एग्जाम्पल है आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 2। एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 2 है। अब इसके अंदर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल आपको बताने हैं। ठीक है, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होते हैं? एक्स की वो वैल्यूज जिनको रखने से आपको 0 बन जाए ये फंक्शन। ठीक है, तो जैसे मैं 1 रखता हूं तो एफ ऑफ 1 ये कितना आया? 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, तो ये कितना आ गया? 1 माइनस 3 प्लस 2 दैट इज 0। तो 1 रखने पे ये 0 बन गया। तो मतलब 1 एक जीरोज है इसका, इस पोलिनोमियल फंक्शन का। ये बेसिकली आपका क्या है? क्वाड्रेटिक फंक्शन है। जनरली आप क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाय क्वाड्रेटिक किसी को भी आप पोलिनोमियल फंक्शन बोल सकते हो। ठीक है, तो ये आपका एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। इसका जीरोज एक आ गया 1 है आपका। अगर मैं 2 रख के देखता हूं, 2 रखा तो ये आया 4 माइनस 6 प्लस 2, यहां से भी 0 बन गया। ओके, तो 1 रखने पे भी 0 आ गया, 2 रखने पे भी 0 आ गया। तो इसके जो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल आपको कहा जाता है कि जीरोज फाइंड आउट करो, तो मैंने जीरोज फाइंड आउट कर लिए। इसके जीरोज क्या क्या हैं? 1 और 2। ठीक है, एक्स की वो वैल्यूज जिसको फंक्शन में रखने से 0 बन जाता है, वो होता है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। ओके, तो ये है, बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें चल रही हैं अभी, कुछ भी मुश्किल नहीं है। हाँ, एक और बात मैं बताता हूँ। ये जो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल है ना, अगर ये जैसे आपका ये फंक्शन गिवन है, फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं तो अब ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। ओके, तो ये था क्वाड्रेटिक फंक्शन। लास्ट क्लास में आपको बताया गया था इसका फर्क। क्वाड्रेटिक फंक्शन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो अब जो इसकी एक्स की वो वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करवाती हैं वो इसके रूट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो जीरोज को हम जब इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं तो वो रूट्स बन जाते हैं। तो 1 और 2 इसके रूट आ गए, तो रूट्स मैं कह सकता हूं इसके कितने हैं? 1 और 2, क्योंकि 1 और 2 करने पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ओके, तो अब ये जीरोज और रूट्स में कई बच्चे ना आगे कंफ्यूज रहते हैं, सर ये जीरोज और रूट्स में फर्क क्या है तो दोनों सेम ही बात। फर्क भाई कंसेप्ट में है। वो आपका फंक्शन है, फंक्शन के जीरोज होते हैं, और जो रूट्स होते हैं वो इक्वेशन के होते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है बहुत। आपको अभी तो बहुत छोटी बात लग रही होगी ये, कि सर ये तो एक ही बात है क्या? ये नहीं, एक बात नहीं है। जो फंक्शन होता है उसकी जीरोज होती हैं, और जो इक्वेशन होती है उसके रूट्स होते हैं। जो क्यूबिक है उसके भी रूट्स होते हैं। क्यूबिक जब इक्वेशन लिखेंगे आप, ठीक है, जैसे कि क्यूबिक इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस 1। अब इसके रूट्स क्या है? रूट्स हैं इसके -1 कोमा -1 कोमा -1, और बाद में ओमेगा और वो आएगा, वो आपको भी पता नहीं है। तो -1 इसका एक रूट है, जीरोज नहीं है। अगर ऐसे लिखा होता है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1, अब जो -1 आएगा एफ ऑफ -1 वो आ जाएगा 0। अब ये बन गया जीरोस। ठीक है, तो ये एक छोटी सी बात है, वो आपको पता नहीं चाहिए। आगे चलते हैं, अब हम करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा कुछ अलग नहीं है, आपको ये बातें पहले से ही पता है, बस इसको एक फैंसी नेम दे दिया है। ठीक है, बात आपको क्या पता है कि जो एक n डिग्री की पोलिनोमियल फंक्शन है आपका, n डिग्री का, उसके मैक्सिमम जो जीरोज हैं वो n हो सकते हैं। क्या? n डिग्री पोलिनोमियल फंक्शन, एक पोलिनोमियल फंक्शन है n डिग्री का, कैन हैव मैक्सिमम n जीरोज।
ठीक है, ये बात आपको पहले भी पता है। अब कैसे, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, उसके कितने जीरोस हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा। क्वाड्रेटिक फंक्शन के 2 जीरोस हो सकते हैं। क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है, उसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी होती है, वो होती है 2। तो उसके नंबर ऑफ जो जीरोस होते हैं वो भी कितने हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2। ओके। अगर एक क्यूबिक फंक्शन है, उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस वो हो सकते हैं 3। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस आएंगे उसके 3। तो ये मैंने बातें लिख दी, सिंपल। ठीक है, तो एक और जैसे मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू 7x8 प्लस 9x 11 प्लस 1। ठीक है, वीडियो को पॉज करके ये बताएं कि इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं। ये जो मैंने एक फंक्शन लिखा है, इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं। तो जितनी इसकी हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे है 8, यहाँ पे है 11। तो इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जो जीरोस हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, 11। ओके, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 11। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि अगर कोई फंक्शन है आपका, उसके जो जीरोस हैं, इफ अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा जीरोस हैं, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल फंक्शन। कोई एक पोलिनोमियल फंक्शन है, अल्फा और बीटा उसके जीरोस है। अल्फा बीटा जीरोस होने का मतलब कि अल्फा और बीटा रखने पे वो जीरो दे देगा। ठीक है, तब जो फंक्शन है वो क्या होगा, देन फंक्शन होगा वो होगा ये ए एक यहां पे कांस्टेंट है, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। तो ये आ गया आपके पास। तो अल्फा बीटा आपके जीरोस हैं पोलिनोमियल फंक्शन के, तब जो पोलिनोमियल फंक्शन होगा आपका वो ये होगा। ठीक है, तो ये कितनी डिग्री का होगा ये बता सकते हैं आप, ये 2 डिग्री का होगा। क्यों, क्योंकि इसके जो जीरोस हैं वो नंबर ऑफ जीरोस है 2। तो नंबर ऑफ जीरोस किसके बराबर होते हैं, हाईएस्ट डिग्री के बराबर। तो ये 2 डिग्री की बनेगी। अब मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, आप उसको लिखिए। तो एग्जांपल में है कि इफ 5 और 6 आर zeros of polynomial function then find fx। आपको फंक्शन बताना है, फंक्शन क्या होगा जब 5 और 6 जीरोस आपको गिवन है। वीडियो को पॉज करके ट्राई करें, ये क्या आएगा इसका आंसर। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू, तो आपको 5 और 6 जीरोस गिवन है, तो ये आ गया x माइनस 5 एक्स माइनस 6। लेकिन ये आपका पोलिनोमियल फंक्शन है, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है। ये भी बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, सर वो तो हमने पढ़ा था सिंपल, ये x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, वो इक्वेशन होती है भाई। इसके ऊपर आईआईटी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये जो आगे एक कांस्टेंट है ना, ये पूरा गेम बिगाड़ देता है कई बार। तो बस स्टार्टिंग से याद करते चलो कि जो फंक्शन होता है उसके जीरोस होते हैं और आगे कांस्टेंट आता है, बट जो इक्वेशन होती है उसके आगे हम कांस्टेंट नहीं लगाते। उसका कारण मैं आगे बताऊंगा आपको क्यों नहीं लगाते। थ्योरेटिकली तो आता है वो, बट वो क्या होगा सीन वो आप आगे जानेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर अल्फा बीटा गामा मेरे जीरोस है पोलिनोमियल फंक्शन के, तो पोलिनोमियल फंक्शन क्या है, वीडियो को पॉज करके लिखिए। तो आपका जो फंक्शन आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा a इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा। तो ये आपका पोलिनोमियल फंक्शन होगा। ठीक है, अब आगे एक और क्वेश्चन करते हैं। आपको गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3। आपको एक पोलिनोमियल फंक्शन गिवन है, जीरोस फाइंड आउट कीजिए इसके। ठीक है,
पोलिनोमियल फंक्शन आपको गिवन है, जीरोस फाइंड आउट करने हैं आपको। तो जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं कि वो वैल्यू जो इसको जीरो बना दे। तो अगर अंदर वाले को मैं जीरो के बराबर रखूं x माइनस थ्री को, तो यहां से x की वैल्यू होगी थ्री, तो मैं थ्री पुट करूंगा तो ये जीरो बन जाएगा, जीरो इंटू समथिंग जीरो, तो एक तो थ्री सेटिस्फाई हो गया। और आगे है x माइनस टू, ये, और यहां से आ गया टू। बट ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, x माइनस टू की पावर टू है, तो यहाँ पे आपका जो आंसर है ना वो टू कोमा टू है, ये ध्यान रखें, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम जो डिग्री है वो कितनी है, यहां से टू बनेगा और यहां से मल्टीप्लाई होके क्यूबिक इक्वेशन ये बनेगी। ये आप समझिए कि हाँ ये क्यूबिक इक्वेशन है। अगर इसको मैं खोलता हूं तो इसके जो नंबर ऑफ जीरोज हैं वो कितने आएंगे, वो तीन आएंगे। तो वो तीन कैसे आए, एक तो आया थ्री, एक है टू, ये तो दो ही हुए, तो अगला कौन सा है, वो भी टू ही है, दो दो बार आएगा। तो ये जो होता है ना, जब रिपीट कर जाते हैं तो इनको हम बोलते हैं रिपीटेड जीरोस, रिपीटेड जीरोस। जैसे ये तो रिपीटेड है और टू और थ्री डिस्टिंक्ट जीरो है। अगर आपका फंक्शन होता x माइनस वन इंटू एक्स माइनस सेवन, अब आपको कहा जाता कि जीरोस फाइंड आउट कीजिए, तो वो जीरोस क्या क्या आएंगे, वन और सेवन। इसको जीरो रखूंगा तो ये वन बन जाएगा, और इसको जीरो रखूंगा तो आपके पास सेवन आ जाएगा एक्स की वैल्यू। तो आपके पास जीरोस आ गई वन एंड सेवन। इस बार ये क्या सेम है, नहीं, तो ये है डिस्टिंक्ट जीरोस, ठीक है, डिस्टिंक्ट जीरोस। ये जो छोटी छोटी टर्म्स है ना, ये आपको पता होनी चाहिए कि रिपीटेड जीरोस, डिस्टिंक्ट जीरोस, इनका क्या मतलब है। आगे बड़े क्वेश्चन में काफी काम आती हैं ये छोटी छोटी बातें, ये गलत करवा देती हैं ये इतनी जो स्मॉल मिस्टेक्स है। ओके, तो अगर आपका फंक्शन गिवन है x माइनस वन की पावर टू, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या क्या आएंगे और वो होंगे क्या, आप जीरोस फाइंड आउट कीजिए। तो इसके अंदर जो जीरोस आएंगे वो क्या आएगा, x इज इक्वल टू वन है, नहीं गलत, आपका आंसर है x इज इक्वल टू वन कोमा वन, दो जीरोस है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन के दो जीरोस आएंगे, तो वो क्या क्या है, वन कोमा वन, ठीक है। तो ये रिपीटेड जीरो है, डिस्टिंक्ट जीरो है, ये रिपीटेड है। ओके, आई होप आपको समझ आ चुका होगा, बिल्कुल बेसिक था, कुछ भी मुश्किल नहीं था इसके अंदर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन गिवन है आपको एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन की पावर थ्री, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस फाइव, एक्स माइनस सेवन की पावर टू, ठीक है। क्या पूछा गया है, फाइंड नंबर ऑफ जीरोस, टोटल, और कहा गया है कि जीरोस, फिर कहा है रिपीटेड जीरोस, रिपीटेड जीरोस और डिस्टिंक्ट जीरोस, ठीक है। ये एक पोलिनोमियल फंक्शन आपको गिवन है, आपको पहले तो बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितनी है, फिर सभी जीरोस फाइंड आउट करनी है, उनमें से रिपीटेड जीरोस कौन सी है वो बतानी है आपको, और डिस्टिंक्ट जीरोस। इससे आपको वहां से क्लियर हो जाएगा बिल्कुल कि हाँ कोई डाउट नहीं रहेगा आपका। तो वीडियो को पॉज करके ट्राई करें और कमेंट में अभी लिखें कि क्या आंसर आया है। आपको अनपॉज नहीं करनी है वीडियो, उससे पहले कमेंट के अंदर आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो पहले तो नंबर ऑफ जीरोस देखते हैं। नंबर ऑफ जीरोस क्या होती है कि हाईएस्ट डिग्री, ये कितने डिग्री की इक्वेशन है पहले वो देखो। तो यहां से x माइनस वन का क्यूब है, मतलब ये तीन की पावर यहां से आई, एक पावर ये है, एक पावर ये है, तो इसकी मल्टीप्लाई होगी, तीन और एक चार, चार और एक पांच, पांच, और यहां से एक्स स्क्वायर मिलेगा आपको, क्योंकि x माइनस सेवन की पावर टू है, ठीक है। तो तीन चार पांच और दो सात, तो ये जो है सात पावर की, अगर इसको मैं पूरे को खोलूंगा तो आपके पास x की हाईएस्ट पावर कितनी आएगी, सेवन। तो सबसे पहले नंबर ऑफ जीरोस वो क्या हो जाता है, सेवन,
नंबर ऑफ जीरोज मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब वो जीरोज आपको फाइंड आउट करनी है सारी, क्या क्या आएंगी। तो जीरोज के लिए क्या होता है कि जो ये इनको जीरो के बराबर पुट करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 1, यहाँ से आएगी 2, यहाँ से 5, यहाँ से 7। लेकिन यहाँ पे x माइनस 1 का क्यूब है तो यहाँ पे 1 3 बार आएगा और यहाँ पे 7 2 बार। तो आपके क्या आएंगे जीरोज, यहाँ पे है 1 3 बार, 1 कोमा 1 कोमा 1। अब यहाँ से आया 2, यहाँ से आया 5 और यहाँ से 7 2 बार, तो 7 कोमा 7। तो आपकी जो जीरो है आप देख सकते हैं 3 4 5 6 7, 7 जीरो है ये जो मैंने ऊपर लिखा था। तो ये आ गया। अब इसके बाद आपको बताना है रिपीटेड जीरोज। रिपीटेड जीरोज, रिपीटेड जीरोज कौन से होते हैं, जो एक से ज्यादा बार आए। तो 1 यहाँ पे कितनी बार आए, 3 बार, मतलब ये रिपीटेड जीरो है। ओके, और 2 आपका एक ही बार आया तो ये रिपीटेड जीरो नहीं है। 5 आपका रिपीटेड जीरो नहीं है। 7 आपका रिपीटेड जीरो है। ठीक है, अब आगे है डिस्टिंक्ट जीरोस। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट जीरोस आपके कौन से हो गए, वीडियो पॉज करके लिख के देखें। तो डिस्टिंक्ट जीरो आपके क्या क्या हो जाते हैं। तो डिस्टिंक्ट जीरो आपके हो जाते हैं एक तो 1, एक 2, एक 5, एक 7। मतलब आपको एक एक बार लिखनी है सभी ये वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 5 7 आ गया आपके पास। आगे चलें, आई होप आपको समझ आ चुका होगा क्या है ये। अब वैसे तो ये देखिए जेई मेंस लेवल पे नहीं पूछा जाएगा, एनसीईआरटी में होते हैं ऐसे क्वेश्चन वैसे, बट फिर भी आपको पता होनी चाहिए ये बातें, कई बार क्वेश्चन के अंदर आ जाता है। अब आगे हम चलते हैं कि मेथड्स टू फाइंड रूट। मेथड टू फाइंड रूट ऑफ, रूट किसके होते हैं, फंक्शन के या इक्वेशन के, इक्वेशन के, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड आउट करने के आपके पास क्या क्या मेथड है। एक मेथड तो आपने लास्ट क्लास में सीख ही लिया, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, या फिर जिसको आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोल देते हैं, वो तो हो गया एक मेथड। दूसरा मेथड होता है परफेक्ट स्क्वायर बना के, और तीसरा मेथड होता है फैक्टराइज करके। आपने सभी मेथड यूज किए हुए हैं, लेकिन अब मैं क्या करता हूँ कि एक क्वेश्चन लेता हूँ, उसको तीनों मेथड से सोल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, उसको फिर हम तीनों मेथड से सोल्व करेंगे एक एक करके। तो आपके पास क्वेश्चन क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपको x की वैल्यू बतानी है। x की वैल्यू मतलब रूट्स बताने हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ये इक्वेशन है क्योंकि 0 के बराबर है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको रूट्स बताने हैं तीनों मेथड से। सबसे पहला फैक्टराइज, फिर परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाला, और थर्ड श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं फैक्टराइज वाले मेथड में। फैक्टराइज मेथड आपने किया हुआ है 8th क्लास में, 10th क्लास में। हम उसको क्या करते हैं कि ये हर जगह हमेशा एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, इनमें से सिर्फ एक श्रीधराचार्य फॉर्मूला ऐसा है वैसा जो हमेशा लग जाता है आपका, मतलब लग तो तीनों ही जाएंगे लेकिन आप लगा नहीं पाएंगे। आप कई बार हम इसके फैक्टर ढूंढ नहीं पाते हैं कि कैसे करें। ठीक है, बस वो बात होती है। अब कैसे होता है ये मेथड कि आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी होती है, एक्स स्क्वायर की का जो कोफिशिएंट है और ये जो कांस्टेंट है, तो इन जो दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आ जाती है, -3। ओके, तो अब आपको ये जो बीच वाला है ना, उसको ऐसे ब्रेक करना है कि जब उसका प्लस माइनस किया जाए तो वो वापिस ये बन जाए -2x, और जब उन दोनों की मल्टीप्लाई की जाए तो वो -3x² बन जाए। आपको ऐसे तोड़ना है -2x को। कैसे मैं करके दिखाता हूं। जैसे इसको मैंने लिखा 3x² और इसको मैंने लिख दिया -3x + x -1। ठीक है, अब मैंने -2x को ऐसे तोड़ दिया। अब इसको अगर मैं वापिस देखूं तो ये क्या बन गया, -3x + x -2x। ठीक है, और इन दोनों की अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, -3x × x -3x² जो, ठीक है,
तो फैक्टराइज के अंदर बस जो बीच वाली मिडिल टर्म होती है ना, उसको ऐसे ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करें तो वापस ये बन जाए और मल्टीप्लाई करने से ये बन जाए माइनस। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन ले लीजिए, 3x कॉमन लिया, यहाँ पे आया x माइनस वन, यहाँ पे 1 कॉमन ले लिया पूरे में से, तो ये आ गया x माइनस वन, ये 0 था। तो आपके पास क्या आ गया, x माइनस वन कॉमन लिया, 3x प्लस वन। तो यहाँ से x की क्या क्या वैल्यू आ जाती है, एक बार ये 0 रखा तो 1 और इसको 0 रखा तो -1/3। ठीक है, तो आपके पास ऐसे x की वैल्यूज आ गई, रूट्स आपने फाइंड आउट कर लिया। ये कौन सा मेथड था, फैक्टराइज। अगला मेथड हम क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बना के। ठीक है, तो लिख देते हैं फैक्टराइज सेकंड, इसी को परफेक्ट स्क्वायर से करते हैं। फिर परफेक्ट स्क्वायर मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कैसे, सबसे पहले आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करना होता है और फिर जो एक्स का कोफिशिएंट होता है उसका हाफ करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करने के लिए 3 कॉमन ले लूंगा मैं पूरे में से, तो 3 कॉमन लिया तो ये आया एक्स स्क्वायर माइनस 2/3x माइनस 1/3। ओके, यहाँ से 3 तो ये चला जाएगा, यहाँ पे डिवाइड होकर 0 बन जाएगा, तो आपके पास ये बच जाता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2/3x माइनस 1/3। अब इसका हाफ किया तो इसका हाफ कितना होगा 1/3, तो x ये वाला साइन -1/3 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर और यह है -1/3। ये आ गया x -1/3 का स्क्वायर, ये आ गया माइनस का 1/9 -1/3। ओके, तो ये आ गया x -1/3 का स्क्वायर और ये आ गया 3 और ये आ गया -4/9। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे, ये वो ऐसे और ये आ गया 2/3 का स्क्वायर, 2/3 का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे क्या आइडेंटिटी लगेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जानते हैं वो क्या होती है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ से क्या आया x -1/3 प्लस 2/3, x -1/3 माइनस 2/3। ठीक है, तो ये क्या आ गया x प्लस 1/3 और यहाँ पे आ गया x 3/3 हो गया 1। तो यहाँ से आपके पास x की क्या वैल्यू आ गई, x की दो वैल्यू आ गई 1 और -1/3, और यही दो वैल्यूज आपकी यहाँ पे आई थी। ठीक है, आप ऐसे में समझिए कि ये तो बड़ा है, नहीं कई बार ये छोटा भी हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, कई बार वो नहीं हो पाता, कई बार ये। तो आपके पास ये वैल्यू हो गई, ये तब परफेक्ट स्क्वायर। अब थर्ड मेथड क्या है आपका, श्रीधराचार्य। तो थर्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट, श्रीधराचार्य, सबसे ज्यादा ये यूज करेंगे आप। जब भी कोई मुश्किल सी दिखने वाली इक्वेशन होगी ना, आप आंख बंद करके बस ये फॉर्मूला लगा दें। ठीक है, कोई इजी लग रही होगी तो आप सिंपली फैक्टराइज कर लें उसको, और परफेक्ट स्क्वायर तो हम काफी कम यूज करेंगे, बट हाँ ये भी चलता है। तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी, ये लास्ट क्लास में भी बताया था, √d बाई में 2 और d यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से पहले a b c की वैल्यू मैं लिख लेता हूँ। a कितना है यहाँ पे 3, x स्क्वायर के कोफिशिएंट को a बोलते हैं। b कितना है यहाँ पे है -2 और c कितना है वो है -1। तो यहाँ से x की क्या वैल्यूज आ जाती है, -b प्लस माइनस d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, b का स्क्वायर माइनस 4ac 2a, क्या आ गया 2 प्लस माइनस 4 प्लस 12, यह आया 6, यहाँ से आया 2 प्लस माइनस यह 16, बाहर आएगा 4, तो यहाँ से दो वैल्यूज आ गई 2 प्लस 4/6 और एक आ गई 2 माइनस 4/6। तो x की आपके पास क्या आंसर आ गया, ये आया 1 और यहाँ से आया आपका माइनस का 2/6 दैट इज -1/3। ठीक, आप देख सकते हैं तीनों ही मेथड से आंसर सेम आता है, आपको बस
ये लगाना आना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा मेथड यूज करना है आपको। ठीक है, मैंने बता दिया। जब भी मुश्किल दिखे कि भाई इसके तो फैक्टर ही नहीं हो रहे, सबसे पहले तो फैक्टर करके देखें कि आप फैक्टर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अगर ये कर पा रहे हैं तो सबसे छोटा ये मेथड है। ठीक है, नहीं कर पा रहे तो सीधा श्रीधराचार्य लगाए, और इसको तो कभी कभार यूज करेंगे, देखेंगे। ज्यादातर हम इसको यूज नहीं करते इतना, मतलब 5% ये यूज होता है, और 60% ये यूज होता है, और 35% ये यूज होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि फैक्टराइज करनी है आपको इक्वेशन, फैक्टराइज द गिवन इक्वेशन। ठीक है, एंड फाइंड सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, और जो इक्वेशन है वो क्या है, वो है x² + 2x - 12। वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। आई होप आपने ट्राई किया होगा। तो इसमें आपसे फैक्टराइज करने को कहा गया है इस इक्वेशन को। इक्वेशन क्यों है? क्योंकि ये जीरो है। ठीक है, तो मैं बार बार ये बातें आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपको अच्छे से पता लग जाए कि इक्वेशन ही होती है, फंक्शन ही होता है। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स पूछा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट पूछा है। ठीक है, तो पहले तो फैक्टराइज करके इससे हम रूट्स निकालेंगे और फिर उन रूट्स का सम और प्रोडक्ट हम बता देंगे। तो सबसे पहले इसके हम फैक्टर्स करके देखते हैं। क्या आप इसके फैक्टर कर पा रहे हैं? फैक्टर्स कैसे होते थे कि 1 और -12 की मल्टीप्लाई, ये बेसिकली क्या बना, -12x²। तो 2x के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस माइनस करने पे तो 2x बने, और मल्टीप्लाई करने पे -12x² बने। ठीक है, तो क्या आप सोच पा रहे हैं कोई ऐसे फैक्टर कि, तो 12 कितना होता है, 2 और 6, तो 2 2 3, तो 4 और 3 तो नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई तो 4 और 3 की 12 है, बट प्लस माइनस करने से 2 नहीं बन रहा। ठीक है, तो मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ क्या होता है कि अगर इन दोनों की मैं मल्टीप्लाई करूं तो कितना आया, 12। तो 12 को मैं फैक्टराइज कर लेता हूँ। 12 के फैक्टर कितने आ गए, 6 2 3। अगर आप ऐसे सिंपल करके देखें, अगर बन जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर आपको श्रीधराचार्य लगाना पड़ता है। ठीक है, तो इसके यहां से मैंने क्या किया, 2 और 6 को देखा, 3 × 2 6 होता है, तो 6 और 2 की जो मल्टीप्लाई है वो तो 12 है, बट प्लस माइनस करने से 2 नहीं आ रहा। तो फिर मैंने देखा 4 और 3 का भी नहीं बन रहा, क्योंकि 4 और 3 की प्लस माइनस करने से ये नहीं बनता, बट मल्टीप्लाई करने से वो बनेगा। ठीक है, क्या और कोई पॉसिबल है पेयर? नहीं, इन दोनों का पेयर ये बना लिया मैंने, इसके साथ बना लिया। तो आप ऐसे तो फैक्टर इसके नहीं सोच पा रहे हैं। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में आपको श्रीधराचार्य लगाना चाहिए। ठीक है, अगर आप सिंपल फैक्टर सोच नहीं पा रहे हैं तो श्रीधराचार्य लगाएं सिंपल, वहां से आपके पास रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, फिर रूट्स को मैं फैक्टर की फॉर्म में लिख दूंगा। लिखते हैं, श्रीधराचार्य मैंने लगाया तो x = -b + -b² - 4, a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू -12, 2 × 1। तो ये आ गया आपके पास, ये है +48 और 52, ये आया 2। तो ये आया 26 और 13, तो 13 4। ठीक है, ये आ गया। तो 2 से डिवाइड करके -1 + √4, एक सेकेंड, ये 13 आएगा, सॉरी यहाँ पे 13 × 4, हाँ। तो -1 + √13 और एक आ गया -1 - ठीक है, तो आपने इसके रूट्स फाइंड आउट कर लिए। ये जो इक्वेशन गिवन थी उसके रूट्स आ गए ये। ठीक है, अब रूट्स को फैक्टर की फॉर्म में कैसे लिखते हैं? सिंपली ऐसे, यहाँ पे क्वाड्रेटिक है तो 2 ब्रैकेट्स आएंगी, तो x - x माइनस, तो x माइनस करके एक ये लिख दीजिए, -1 + √13,
और यहाँ पे -1 माइनस रूट 13 इज इक्वल टू 0। तो ये इसके दो फैक्टर्स हो गए, एक ये एक ये। अब जैसे इसको मैं 0 रखूंगा तो यहाँ से मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, -1 प्लस रूट 13, और यहाँ से मुझे मिलेगी -1 माइनस। तो आपने इसको फैक्टराइज कर लिया, तो पहला काम तो हो गया फैक्टराइज। अब आपको क्या बताना है, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। सम करने के लिए इन दोनों को जोड़ देते हैं, ये आपके रूट्स हैं, इनका सम क्या आएगा, SOR बोलते हैं हम सम ऑफ रूट्स को। तो ये आया -2 प्लस रूट 13 माइनस रूट 13 कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास आंसर है -2। लेकिन आप जानते हैं कि जो सम ऑफ रूट होता है वो -b/a होता है, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। जैसे यहाँ पे a कितना है 1 और b कितना है आपका 2 और c है -12। तो यहाँ पे जो सम ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, -b/a। इसका प्रूफ भी मैं आपको दिखा दूंगा, बट एक बार पहले चेक करते हैं। तो -b कितना है 2, a कितना है 1, तो है -2। तो -2 ऐसे आया, -2 ऐसे आया। ठीक है, आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसे, इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो √13 -1 की मल्टीप्लाई मैंने की -√13 -1। ओके, तो माइनस में अगर बाहर ले लूं तो ये प्लस बन जाएगा। तो ये कितना है, a प्लस बी a माइनस बी, तो a² माइनस b² 12। तो जो प्रोडक्ट ऑफ रूट आया वो कितना आया, -12। अगर मैं ऐसे देखूं प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, वो होता है c/a। ठीक है, c/a करने से कितना है, c है -12, a है आपका 1, तो ये यहां से भी। तो आप देख सकते हैं यहां से भी आपका -12 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमने करके देख लिया। अब ये बात आपने जो है -b/a c/a, ये आपने 11th क्लास के 10th क्लास के अंदर पढ़ी होती है, बट आपको इसका प्रूफ नहीं पता होता जब। अब मैं आपको इसका प्रूफ करके दिखाता हूँ। प्रूफ कैसे दिखाऊंगा मैं, प्रूफ हम ऐसे मान लेते हैं, एक फंक्शन है क्वाड्रेटिक फंक्शन ax² + bx + c, ये एक फंक्शन है। ठीक है, इसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा दो रूट्स होंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक है, अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स हो गए। ओके, तो इसका सम ऑफ रूट क्या आया, वो आया अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आया, वो आया अल्फा इंटू बीटा, ये आ गया। ठीक है, अब मैं प्रूव करके दिखाता हूं एक चीज। जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ax² bx + c। जब आपके अल्फा और बीटा उसके रूट्स पता है, तो मैंने पोलिनोमियल फंक्शन लिखना सिखाया था ना, क्या होगा कि एक अल्फा बीटा रूट्स हैं, तो पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, x - अल्फा इंटू x - बीटा, ये होगा। ये आप भी जानते हैं, बट ये पोलिनोमियल फंक्शन है तो आगे कांस्टेंट a आता होता है, ये बात आपको याद होगी। ठीक है, तो a इंटू x - अल्फा x - बीटा, ये मैंने लिख दिया। अब आगे क्या किया मैंने, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी। तो इन दोनों की जब मैंने मल्टीप्लाई की तो ये ऐसे बन गया आपके पास। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, वो ऐसे बनेगा। अब इस पूरे में से मैंने a कॉमन ले लिया, ये आ गया आपके पास। a से कैंसिल आउट कर दीजिए, आपके पास क्या बचा, x² + b/a x + c/a। यहां से क्या बचा, x² - अल्फा + बीटा + अल्फा + अल्फा। ओके, अब मैं कंपेयर कर सकता हूं क्योंकि यहाँ पे भी 1 है, ये भी 1 है। x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, -अल्फा + बीटा, और यहाँ पे क्या है b/a। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा आपका क्या आ गया, -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ रूट, तो सम ऑफ रूट होता है -b/a। ये बात मैंने प्रूव कर दी कि सम ऑफ रूट आपका -b/a होता है। अब देख कुछ नहीं किया, सिंपली जो क्वाड्रेटिक फंक्शन लिखा था ना उसको मैंने रूट्स की फॉर्म में लिख दिया। अल्फा बीटा अगर इसके रूट्स हैं तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, अगर मैं इसको कंपेयर करूं कांस्टेंट को, तो c/a आपका क्या आ गया, अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट।
तो प्रोडक्ट ऑफ रूट आपका क्या आ गया, सी बाई ए, यही होता है सी बाई। ठीक है, तो ये छोटा सा था। वैसे प्रूफ इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको मेन ये याद होना चाहिए, माइनस बी बाई सी बाई ये बात। और ये बात तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताई थी कि कोई भी आपका फंक्शन गिवन है और उसके रूट्स अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा से आप फंक्शन कैसे फॉर्म करते हैं, वो ऐसे a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। और ये a क्यों आता है आगे, क्योंकि ये फंक्शन है, अगर ये इक्वेशन होता तो वो ना आता। ये चीज भी मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको। अगर मैंने लिखा एफ एक्स, ये थोड़ा सा कई बच्चों के लिए वो हो सकता है कंफ्यूजिंग, मैं बार बार फंक्शन इक्वेशन बोल रहा हूँ ना, बट थोड़ा सा फोकस करें। तो a इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स, तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है जिसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। ठीक है, जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने से क्या होता है कि मैं जीरो के बराबर पुट करता हूं इसको, a एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, तो जीरो। तो यहां से जो ये a होता है ना, वो डिवाइड हो जाता है, तो डिवाइड होने से जीरो अपॉन समथिंग जीरो, तो आपके पास सिर्फ ये बच जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपको जो वो a है ना यहाँ पे नहीं दिखता, थ्योरेटिकली होता है ना, वो होता है यहाँ पे a, बट वो जो जीरो से डिवाइड हो जाता है इसलिए वो चला जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन बन जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समझे। इसलिए अगर आपको बताया गया हो कि कोई एक आपको कहा गया है कि रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 2 and 3, रूट्स आपको गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 और 3, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है क्या होगी, तब आप सिंपली क्या लिख देते हैं, x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री। तो ये इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा इज इक्वल टू जीरो, जीरो के बराबर रखते हैं, इक्वेशन है ये एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस सिक्स, तो ये आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। तो ये आपकी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर यहीं पे लिखा होता कि जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, जीरोस है वो जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है वो है 2 और 3, 2 और 3 जीरोस है, तो आपको क्वाड्रेटिक फंक्शन बताने क्या होगा, तब आप क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू ए, कॉन्स्टेंट आएगा यहाँ पे एक्स माइनस टू एक्स, अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन है। आई होप ये जो आपका डाउट है ना, मतलब यकीन मानिए 90 to 95% बच्चे इसके अंदर ही उलझ के रह जाते हैं कि सर ये ए है कभी, ए कभी नहीं है। भाई तुम्हें कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है आपका, आपको पता ही नहीं है कि ये ए कब आता है, ए कब नहीं आता है। इक्वेशन के अंदर होता है ए, बट वो जीरो से डिवाइड होके हमको दिखता नहीं है। ठीक है, होता तो है इक्वेशन के अंदर भी, इक्वेशन और फंक्शन दोनों के अंदर ए होता है, बट वो ए यहाँ पे डिवाइड हो जाता है जीरो से इक्वेशन में, बट फंक्शन के अंदर जब होता है वो डिवाइड नहीं कर सकते, इस साइड जीरो नहीं है, तो इसलिए वो ए यहाँ पे आपको दिखता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ज़्यादा लोड हो जाएगा, बट आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का लेक्चर। काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं आज के लेक्चर में। पॉलिनोमियल फंक्शन मैंने बताया, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्यूबिक फंक्शन, और ये सब बातें आपको बताई, और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें थी। रिवाइज करके आए, अगले लेक्चर में और भी अच्छी अच्छी बातें करेंगे और कंटिन्यू करेंगे अपने इस चैप्टर को। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा स्क्रीन पे कहीं पे, तो वहाँ पे आप क्लिक करके इस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। और जब भी चैप्टर स्टार्ट करें, स्टार्ट से लेके एंड तक, ऐसे नहीं कि बीच में से कोई भी आपने टॉपिक उठा लिया और वहाँ से आप पढ़ रहे, नहीं, बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल एंडिंग तक कीजिए। फिर टेलीग्राम में नोट्स डाउनलोड कीजिए, वहाँ से रिवाइज कीजिए, वहाँ से जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो कीजिए, और डीपीपी जो मैं देता हूँ वो भी कीजिए।
फिर आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी। मैं वैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी करवाता हूँ अपने लेक्चर में, बट स्टिल आपको एक बार खुद का चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाए ना, फिर प्रीवियस ईयर करके देखनी चाहिए, उससे आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो बस मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।